जूनियर इंटर कॉलेज मेहड़ा देवरिया क्लास 12 के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बारे में जानेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। आपको मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता चुका हूँ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की तीसरी प्रॉपर्टी जो है हम बताना चाहते हैं, वो प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इससे पहले मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था। ये जो प्रॉपर्टीज़ है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंडर में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हम लिखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस एट विच वेपर प्रेशर ऑफ इट लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट सॉलिड स्टेट। समझिए इस चीज को। यदि किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर का मान सॉलिड के वेपर प्रेशर के मान के बराबर हो जाए। अर्थात अगर वेपर प्रेशर सॉलिड का और लिक्विड का दोनों का वेपर प्रेशर का मान एक निश्चित पॉइंट पर फिक्स हो जाए या बराबर हो जाए या इक्वल हो जाए, तो अब हम कहेंगे कि वह उस वेपर प्रेशर पर जो टेम्परेचर हम कैलकुलेट करते हैं वही फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जैसे हम आपको ग्राफ के माध्यम से इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझाना चाहते हैं, आप ध्यान देंगे तो ये निश्चित तौर पे समझ में आएगा। हम जानते हैं कि जैसे ये लिक्विड और मैंने एक सॉलिड ले लिया, दोनों का निश्चित तौर पे वेपर प्रेशर होगा। जैसे लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है, सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है, लेकिन लिक्विड की तुलना में बहुत कम होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हर पदार्थों का हर पदार्थों का वेपर प्रेशर निश्चित तौर पे होता है, बस तुलनात्मक रूप से कम और ज़्यादा होता है। अब आते हैं, हम ग्राफ खींचेंगे और देखेंगे कि लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर की लाइन एक दूसरे को किस पॉइंट पर काटेंगी, और जिस पॉइंट पर काटेंगे वही टेम्परेचर, उस पॉइंट पर टेम्परेचर जो होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट होगा। सपोजिंग ये सॉलिड मैंने लिया, मैंने एक ग्राफ खींचा, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस। इधर टेम्परेचर के लिए इधर वेपर प्रेशर के लिए मैंने ग्राफ खींचा, वेपर प्रेशर के लिए ग्राफ खींचा। अब देखते हैं कैसे खींचना है। तो जैसे मैंने सॉलिड का पहले लिया, सॉलिड का जैसे ये मैं एक सॉलिड के लिए लाइन खींच रहा हूँ। किस तरह की ये लाइन है, तो हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर ज्यों-ज्यों घटा रहे हैं, ज्यों-ज्यों टेम्परेचर घटा रहे हैं नीचे की तरफ, तो वेपर प्रेशर का मान क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। अर्थात यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे देखें तो ये मैं टेम्परेचर को धीरे धीरे इंक्रीज अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो वेपर प्रेशर का मान भी घटता जा रहा है। इसके मतलब कि टेम्परेचर घटाने पर वेपर प्रेशर का मान घटता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर का मान बढ़ता है। ये निश्चित तौर पे आप जानते हैं, मैंने पहले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। दूसरी बात है कि ये जो लाइन खींचा है ये सॉलिड के लिए है, सॉलिड के लिए लाइन। अब बात आती है, अब दूसरा है लिक्विड के लिए हम खींचे, लिक्विड के लिए, तो लिक्विड के लिए खींचते हैं कैसे, जैसे यहाँ से लिक्विड के लिए इस टेम्परेचर पे यहाँ से ऐसे खींचते हैं, तो हम ज्यों-ज्यों ये इसको में देखते हैं कि ये भी लाइन जो लिक्विड के लिए ऐसे ज्यों-ज्यों नीचे की तरफ आ रही है, अर्थात टेम्परेचर ज्यों-ज्यों कम कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर का मान क्या हो रहा है, कम
होता जा रहा है, वेपर प्रेशर का मान कम होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि सॉलिड लाइन और लिक्विड लाइन दोनों का ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटता है, और इस पॉइंट पर जो काटता है वही इसका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। वही क्या होता है, फ्रीजिंग। तो ये हो गया इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, जिसको TF नॉट जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो प्योर स्टेज में हो गया। अब बात आती है इसी में कोई पदार्थ मिला देते हैं, कोई सब्सटेंसेस मिला देते हैं, कोई सैल्यूट मिलाते हैं। सपोज सैल्यूट मिलाएंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, तो वेपर प्रेशर का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहले वेपर प्रेशर लिक्विड की अवस्था में ये था, अब जो है कोई पदार्थ मिला दिए तो सॉल्यूशन बना, और सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर का मान क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। थोड़ा सा वेपर प्रेशर का मान उसी टेम्परेचर पे क्या हो गया, इस यहाँ होना चाहिए तो यहाँ ना होकर के बल्कि इस लाइन की स्टेज में, मतलब अर्थात कम हो गया। वेपर प्रेशर का मान क्या हो गया, कम हो गया। जब यहाँ पे वेपर प्रेशर का मान कम हो गया तो ये पॉइंट हमको कैलकुलेट, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट क्या है, मैंने 2 मान लिया। अब इसके लिए ग्राफ खींचते हैं तो हम देखते हैं ग्राफ कि जो टेम्परेचर घटा रहे हैं, जो टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो वेपर प्रेशर का मान कम होता जा रहा है। अब देखते हैं कि ये लाइन आ करके सॉलिड वाली लाइन को इस पॉइंट पे काट रही है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे काट रही है। पहला ए डैश था, ये 2 डैश हो गया, मैंने ये जो है 2 डैश हो गया, ए डैश और 1 डैश और 2 डैश पे हो गया, क्या हो गया, 2 डैश पे काट रही है। 2 डैश पे कौन वाला, सॉल्यूशन की लाइन। जब मिक्सर मिला दिया गया तो मैंने अनप्योर्ड अवस्था में ये ऐसे आकर के सॉलिड वाली लाइन को इस पे काट रहा है। तो अब इसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया। इसको ये मिक्सर की अवस्था में है, अनप्योर की अवस्था में, या मिक्सर की अवस्था में, या सॉल्यूशन की अवस्था में, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट ये हो गया। अब बात आती है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, अर्थात यहाँ ना हो करके बल्कि यहाँ हो गया। कोई पदार्थ मिला दिया, कोई सब्सटेंसेस मिला दिया तो वेपर प्रेशर का, तब जाके टेम्परेचर का मान या फ्रीजिंग पॉइंट का मान क्या हो गया, कम हो गया। इधर कम हो रहा है, तो कम हो रहा है। जब कम हो गया उस कंडीशन में क्या कर रहे हैं कि चेंज कैसे हुआ, तो चेंज किसके कारण हुआ है, कोई सैल्यूट इसमें मिला रहे हैं तब, मिक्सचर की अवस्था में मिला रहे हैं तब। अब चेंज कितना हुआ, तो मान लेते हैं कि चेंज डेल्टा TF चेंज हुआ, डेल्टा TF या डेल TF फ्रीजिंग, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ, तो यहाँ से इतना ही बीच में चेंज हुआ, तो ज़्यादा में से कम को घटा दिए, तो TF नॉट जीरो माइनस TF, ये प्योर स्टेज में है, ये मिक्सर के स्टेज में है। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट किन बातों पे निर्भर करती है, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट कोई पदार्थ मिलाए तो उस पे डिपेंड करता है चेंजेस, अर्थात यह सैल्यूट की कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। अगर सैल्यूट नहीं मिलाते तो ये चेंजेस नहीं होता है, तो सैल्यूट की कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। और कंसंट्रेशन में एक हम ऐसे टर्म लेंगे जो मोलिलिटी है, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंस टर्म है। वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंस टर्म मैंने पहले भी डेरिवेशन में इसी को लिया था, इस टर्म में भी मैं क्या करूँगा, इसी को लूँगा। तो डेल TF प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी। अब बात आती है कि ये हटाएंगे तो कि एक कांस्टेंट KF का यूज कर रहे हैं हम। KF को जो हम बोलेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं कि मोलिलिटी का मान वेट बटे मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg है। हम इसको ग्राम में बदल दें, तो 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 1000 से गुणा कर देंगे तो ग्राम में, तो हमने ग्राम में बदल दिया, 1000 से गुणा कर दिया, और यम का मान उठा करके और इसमें रख दिया, अर्थात W बटे मोलर मास इंटू 1000 बटे ये क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब ये KF हो गया। इस तरह से डेल TF इक्वल टू KF इंटू W इंटू 100 बटे मोलर मास इंटू ग्राम में वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से ये पूरा डेरिवेशन हमारा कवर हो गया। आप इसको नोट करेंगे अपने कॉपी में, और अच्छे से जिस पॉइंट को नहीं समझ में आ रहा है वो आप हमें बताएंगे। और अगला जो टॉपिक्स होगा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, उसको स्टडी करेंगे हम लोग और जानेंगे इस चीज़ को।